ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कूलम्स लॉ पर बात की थी और हमारा जो न्यूमेरिकल का सीक्वेंस है इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द न्यूमेरिकल्स आर इन पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट with this question for today. Find the mass of charge q so that it remains in equilibrium from the given configuration. Okay, तो एक configuration हमको provided है. Let me put that configuration. This is the configuration. ऐसे समझ लीजिए कि नीचे एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा, और इसके ऊपर h हाइट पर जो है ना, यहाँ पर चार्ज q रखा गया है। अब हमें ये पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम में यहीं पर सस्पेंडेड रहना चाहिए, हैंगिंग रहना चाहिए, लेविटेटिंग, ऐसा हवा में वो लेविटेट करना चाहिए यहाँ पे हवा में के अंदर ऐसे। तो ये कब मुमकिन हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मास हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियरिटी के साथ मैं समझा सकूं। सो ऐसी ये स्क्वायर प्लेट है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ये एक स्क्वायर प्लेट है। अब जो स्क्वायर प्लेट है या स्क्वायर फ्रेम है, वट एवर इट इज, इसके कॉर्नर्स पर हमने चार्जेस रखे हैं। एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। सो ऑल दीज आर क्यू, स्मॉल क्यू। स्क्वायर प्लेट की जो लेंथ है, डायमेंशंस हैं, वो एल और एल है। अब इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से ऊपर यहां पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। अब इसको हवा में ही लेविटेट करवाना है, इसको हवा में ही इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर वाकई ऐसा हो पा रहा है तो फिर हमें मास निकालना है। ये कैसे होगा? तो बच्चों, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, हर एक चार्ज क्या करेगा, इस क्यू वाले चार्ज पे अपना फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स रिपल्सिव ऐसा बनेगा, इसकी तरफ से ऐसा, फिर इसकी तरफ से ऐसा, फिर इसकी तरफ से यूं बाहर आ जाएगा, फिर इस वाली की तरफ से यूं अंदर चला जाएगा, एंड लाइकवाइज। अब ये बाहर मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप अंदाजा लगा पा रहे हैं ना कि इस पे चार चार फोर्सेस आएंगे। करेक्ट है? Yes, हम्म। अब ये जो चारों फोर्सेस होंगे ना, ये इक्वल होंगे। सबसे पहली बात तो दे विल बी इक्वल। yes, sir. क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट है ये स्क्वायर है सिमेट्रिकली, और जो चार्ज हमने यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है वो एकदम सिमेट्रिकली सेंटर से हमने उठा के इसको ऊपर रखा हुआ है, और कॉर्नर्स पर रखे हुए चार्जेस भी सेम हैं, और ये वाला चार्ज भी सबके लिए सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। मतलब इन सभी के लिए जो फोर्सेस यहाँ पे डेवलप होंगे वो एग्जैक्टली सेम डेवलप होंगे। तो सबसे पहली बात तो जो है ना, मैं ये फोर्स लिखना चाहूंगा कि ये फोर्स है कितना। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस आर है, थोड़ी देर के लिए सभी के लिए ये डिस्टेंस आर होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड टू राइट दैट पर्टिकुलर force. So if we write that force, we will be writing 1 upon 4 pi epsilon naught. The charge is q and the another charge is capital Q and the distance of separation is r का square. Now first task हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ये r है कितना, ये निकालते हैं। Let's try to figure out कि r कितना है। इसके लिए बच्चों एक ज्योमेट्री मैं यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से देखें। Let's join this line. इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, और अगर मैं ये इसी तरीके से कंटिन्यू करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि डायगोनल रहने की वजह से ये लाइन होनी चाहिए √2l, पाइथागोरस के हिसाब से। Yes, sir. तो अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये हाफ डिस्टेंस निकालने में है, आधा डिस्टेंस। तो √2l का हाफ करें, कितना होगा? √2l/2, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों l/√2। तो ये जो आधा डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये हो गया l/√2। करेक्ट हुआ? बिकॉज ये डिनोमिनेटर वाला 2 जो है ना, मैं ये √2 ऐसे करके लिखूंगा और एक √2 काट दूंगा, और देन आई विल बी गेटिंग l/√2। ओके। Yes, अब हमको बेटा ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये ग्रीन लाइन वाला। तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, yes, sir. जिसकी बच्चों एक साइड जो है ना h है और दूसरी साइड l/√2 है। तो ऑफ कोर्स इस डिस्टेंस को अगर हम r कॉल करते हैं तो हमें लिखना होगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू l/√2 का स्क्वायर
प्लस h का स्क्वायर एज पर पाइथागोरस। Yes, sir. तो r स्क्वायर नाउ कैन बी रिटन एज l स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर। ठीक हो गई बात? Yes, sir. इसका मतलब ये जो फोर्स है ये हम लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, लेट्स जस्ट कंटिन्यू, l स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर, ऐसे, बिकॉज हमें r का स्क्वायर ही लिखना है। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब जो टोटल फोर्स इस पे एक्ट होगा ना, वो इन चारों की तरफ से आएगा, तो इट विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब जरा सोचो बेटा कि ये जो फोर्स है, अगर मैं इसी को यहाँ पे बताऊं, तो क्या ये रिपल्सिव सेंस में इधर जाएगा ऐसे? Yes, sir. अब बच्चों एग्जैक्टली उसी तरीके का फोर्स क्या इस अपोजिट कॉर्नर की चार्ज से, ये मैं ग्रीन से ही बता देता हूं, ये अपोजिट कॉर्नर की चार्ज से यहां से आएगा सेम वे में? Yes, sir. और वो फोर्स बच्चों अगर हम कैरी करते हैं यहाँ पे, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमें उसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, Yes, sir. राइट? चलिए ये मानते हैं कि यहाँ पे जो है ना एंगल थीटा बन रहा है। अब ये हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि 45 है और ये है, ये तो डिपेंड करेगा कि ये हाइट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो उस हिसाब से ना हम इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक ऐसा वर्टिकल और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल। अगर सोचो यहाँ थीटा है तो यहाँ कॉर्नर में भी, यहाँ पे भी थीटा होगा। Yes, sir. तो बच्चों यहाँ थीटा आएगा। उसी तरीके से ये वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, इधर और एक ऊपर। तो बेटा यहाँ पे भी थीटा है, Yes, sir. अगर इधर थीटा है तो इधर भी थीटा आ जाएगा। तो इस हिसाब से सोचो तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा एफ कॉस थीटा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं बेटा, आपको ये समझ आ रही ना बात? Yes, sir. ओके, ये यहां से। तो ये दूसरे साइड का भी तो बच्चों हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा। और यहाँ ऊपर की तरफ जो आएगा ये एफ साइन थीटा आ जाएगा, और दूसरे वाले का भी एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? F cos theta is cancelled. वेरी गुड, शाबाश। यहां से ना ये एफ कॉस थीटा इसका और ये वाले का कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेंगे क्या? F sin theta. और ऐसे कितने एफ साइन थीटा बचेंगे? 2F2. नहीं, और सोचो, 4। क्योंकि जो कैलकुलेशन बच्चों इन दो डायगोनली अपोजिट चार्जेस के लिए बन रहे हैं ना, वही कैलकुलेशन ये दोनों डायगोनली अपोजिट चार्जेस के लिए भी बनेंगे। Yes, sir. तो उनके भी आपस में एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स इधर साइड आगे पीछे होकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा फिर? 4F sin थीटा। theta. तो टोटल जो फोर्स यहाँ पे रिमेनिंग होगा, या नेट वैल्यू ऑफ फोर्स जो हमको मिलेगी ना बेटा, एफ नेट जिसे हम कहते हैं बेटा, ये हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। सही किया हमने? Yes, sir. और ये सारे के सारे एफ साइन थीटा वाले जो फोर्सेस होंगे ना, ये अपवर्ड्स एक्ट होंगे। ठीक हो गई बच्चों बात? Yes, sir. अब हम कुछ चीजें और एक्स्ट्रा यहाँ पे करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखना। साइन ऑफ थीटा क्या होगा बेटा, ताकि हम कैलकुलेशन को पूरा कर लें? साइन थीटा, तो इसी ट्रायंगल को बच्चों हम दोबारा रेफर करते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनियस, तो अपोजिट तो h है, Yes, तो ये sir. हो गया h डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, तो सॉरी हाइपोटेनियस तो r है। अब r की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर हाफ लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ r लिखना है, और यहाँ जो हमने लिखा वो तो r स्क्वायर है। Yes, sir. अब यहाँ पे एफ नेट पे वापस आते हैं। ये मैंने फ्रॉम फिगर लिख दिया, मान लो। फिगर देख करके हम इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाली डायग्राम ऑफ ज्योमेट्री देख के। अब यहाँ पे एफ नेट पे आते हैं बेटा। तो एफ नेट का पूरा कैलकुलेशन तैयार करते हैं। तो ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स, ये फोर्स अपना लिखा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके आगे हमने लिखना है क्यू क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू एंड देन कैपिटल क्यू, एंड देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर इनटू, अब इसके आगे साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह पे आप लिखोगे h डिवाइडेड बाय
एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर बेटा आप लगाओगे हाफ। तो बच्चों इसको अगर आप पूरा समराइज कर लो, पूरा इसका रीअरेंजमेंट कर लो, तो ये जो एफ नेट है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 मैं यहां ले लेता हूं, क्यू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच स्क्वायर रेज टू, बेटा ये हो जाएगा 3/2। अब आप सोचेंगे सर ये 3/2 कैसे हुआ? तो बेटा ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी पावर आप देख सकते हो फिलहाल 1 है, कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 पावर है ना, कुछ लिखा नहीं वहां पे, तो इसका मतलब उसकी पावर 1 हो गई। और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर कितनी है? हाफ। जब हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उनकी पावर्स का एडिशन हो जाता है। जरा Yes, sir. सोचें, एक ब्रैकेट की पावर 1 है, उसके बाजू वाले मल्टीप्लाइड ब्रैकेट की पावर हाफ है, जब हम इसका एडिशन कर लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ मैं जस्ट मेंशन कर देता हूं कि यहाँ जो पावर है ये 1 है, और यहाँ की पावर मैं ब्लू में मेंशन कर देता हूं ये हाफ है। फिर इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो आंसर ये आया। तो बेसिकली इतना नेट फोर्स इस पे डेवलप हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे बढ़ के हमको एक सवाल करता है, हमको एक बात पूछता है कि इसका मास कितना होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में चला गया है। तो बच्चों इस चार्ज के बारे में हमें सबसे पहले ये ख्याल करना होगा कि ये चार्ज ऐसा है, अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है ये ऊपर की तरफ चला गया, एफ नेट जिसे हम बोलेंगे, जो कि कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टली सारे कैंसिल हो गए, वर्टिकल बच गए। अब आप बेटा मुझे ये बताओ कि क्या इस चार्ज के मास का वेट, जिसे हम कह सकते हैं mg, डाउनवर्ड एक्ट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब एज पर क्वेश्चन तो ये इक्विलिब्रियम में चला गया है ना, हमारे चारों चार्जेस के एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट इसको ऊपर खींच रहे हैं और इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में चला गया तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? F net is equals to 0. वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू 0 नहीं बेटा, यहाँ सोचो जरा, सोचो सोचो। F net is equal to mg. हाँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी, फिलहाल वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम लिख पाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम जी। अब एफ नेट अपनी एक लंबी चौड़ी इक्वेशन है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये हो गया 4, ये Q, ये कैपिटल Q, ये H, फिर उसके बाद ये पूरी इक्वेशन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, इसकी पावर आएगी 3/2, शुड बी इक्वल टू mg। आप इसे रीअरेंज करें तो आपको मास का इक्वेशन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QQH डिवाइडेड बाय m इंटू, नहीं g इंटू करें, g क्योंकि हम m निकाल रहे हैं ना, g इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, पावर आएगी 3/2। ये हो गया इसका आंसर। समझ आई बच्चों बात? Yes, sir. इट्स अ Yes, गुड sir. क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। आइए एक और चीज और इसी तरीके के प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे कि जब हम कूलम्स लॉ अपने फुल फ्लेज कंडीशंस में अप्लाई करने लगते हैं तो हमें बहुत बड़े लेवल पर जो है ना वेक्टर्स हैंडल करने पड़ते हैं, ज्योमेट्री हैंडल करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री हैंडल करनी पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह जाता है एक जगह पे। ये मैथमेटिकल ट्रिक्स अगर हमारे वीक हैं, इन मैथमेटिकल कंडीशंस में हम कमजोर हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं सब्जेक्ट में। हालांकि हमारा जो एक्चुअल जो कहेंगे बीमारी जो है ना, वो मैथ्स की ट्रिक्स नहीं आना है, और हम बेकार में परेशान होते रहते हैं फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स तो बड़ा सिंपल है, फिजिक्स तो उसी वक्त खत्म हो गया जब हमने इसके रूल्स लिख दिए, बाकी तो सब हम मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। Yes, sir. आइए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपने अच्छे से सोचना है। ये एक वर्सटाइल तरीके से मैंने क्वेश्चन को बनाया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करके और बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो मैंने इसको जनरलाइज करके वर्सटाइल तरीके से यहाँ पे इसको अरेंज किया है। ना हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग बॉल्स हैं, ये इस तरीके से, हर एक का मास m है और उस पर हमने चार्ज लगाया q, एंड नाउ दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट थ्रू 2 लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, मतलब ऐसे धागों से, उनको थ्रेड से, स्ट्रिंग से हमने उनको बांध दिया, लेकिन ये इंसुलेटिंग है, इसमें से कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा और इनकी लेंथ l है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एंगल मेड बाय एनी ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल व्हेन अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें।
सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसा मान लेते हैं रिजिड सपोर्ट है। ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, जस्ट इमेजिन करें, जस्ट लाइक आइडेंटिकल ले लेते हैं। इन दोनों को हमने ऐसे थ्रेड से बांध के रखा था, बिल्कुल ऐसे थ्रेड से बांध के रखा था। अब आमतौर पर अगर हम इसको ऐसे थ्रेड से बांध के रखते हैं तो दे विल जस्ट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसी हालत नहीं होगी, ठीक है ना। दे विल जस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, Yes, sir. क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेंगे तो एक दूसरे को टच करेंगे ऐसे। बट अब हमने क्या किया, इस स्फीयर को भी चार्ज किया और इस स्फीयर को भी चार्ज किया। लेट्स से हमने दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज किया, या नेगेटिव नेगेटिव कर सकते हैं एज यू वांट, लेकिन दोनों सिमिलर चार्जेस होने चाहिए। तो बच्चों जैसे ही हम इन दोनों पे चार्जेस लोड करते हैं तो वो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। आ गई बेटा बात समझ में? यस सर। अब उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये स्फीयर्स एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, है ना। स्फीयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका सीधा मतलब है ना बाहर बाहर की तरफ फोर्स आएगा। Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि इन लेट सिचुएशन, बाद वाली हालत में ना, ये एक दूसरे को रिपेल करके हो सकता है ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर चले जाएं। अब हमने यहाँ पे सिमेट्रिकली दोनों स्फीयर्स को चॉइस किया है, मैं इन सारी बातों पे आता हूं। या सिमेट्रिकली का मतलब ये है कि दोनों स्फीयर्स के हमने मासेस वगैरह सब कुछ सेम लिए हैं, एवरीथिंग आइडेंटिकल, चार्जेस भी हम उन पे सेम लगा रहे हैं। अगर हम सिमेट्रिक ना करें तो और अलग कहानी होगी, तो फिलहाल तो हमने इनको सिमेट्रिक लिया है। सो ये बिल्कुल इक्वल एंगल बनाते हुए, लेट्स से के बराबर बीच में मैं इनको बाइसेक्ट कर दूं ऐसे, तो दोनों बराबर बराबर जो है ना इक्वल एंगल बनाते हुए इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों सोचने वाली बात है कि जब ये ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, सारी बात है कुछ सेपरेशन भी आ जाएगा, तो इन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स आएगा बेटा वो ऐसे आएगा ना, इधर और इधर, क्या कहते हो? Yes, sir. यस इसे मैं लिखता हूं F इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसे भी मैं लिखता हूं F इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों सेम होंगे। अब अगर हम ये कहते हैं कि इनका सेपरेशन R बन गया है, तो हम एज पर कूलम्स लॉ इस फोर्स को लिख भी सकते हैं, दैट इज 1/4πε0। दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी सेपरेशन यहाँ पे आएगा आर का स्क्वायर। लेटर ऑन हम ये भी ख्याल रखें कि इनकी जो लेंथ्स हैं स्ट्रिंग्स की वो एल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अब सेपरेशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितना बनेगा, इनफैक्ट हम निकाल भी सकते हैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके यहाँ के कि कितना सेपरेशन बनेगा। बहरहाल ये हालत है। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझें कि इन दोनों स्फीयर्स के जो वेट है ना बेटा, वो वेट नीचे एक्ट करेंगे। इसका वेट mg नीचे एक्ट करेगा और इसका भी वेट mg ऐसे नीचे एक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अब इनके मासेस हैं तो वेट्स भी होंगे, ठीक जा Yes, रहे हैं। sir. तीसरी बात बेटा यहाँ पे आप सोचो कि स्ट्रिंग ऐसे खींची जा रही है, ये तो स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और ऐसे एक दूसरे के साथ दूर जा रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, है ना। करेक्ट है ना। Yes, जब हम इस तरीके से स्फीयर्स को दूर हटाएंगे, ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो जो धागे हैं जिन स्ट्रिंग से वो बांधे गए हैं उनमें टेंशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. सो बच्चों वो टेंशन हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन आया ये टी है, और अकॉर्डिंगली इधर जो टेंशन आया ये भी टी है। अब ये सब कुछ सिमेट्रिकली इसलिए चल रहा है, एवरीथिंग इज सेम इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने दोनों मासेस इक्वल ले रखे हैं, चार्जेस भी इक्वल लगाए। अब लेटर ऑन हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि मासेस अलग होगा तो क्या होगा, चार्जेस अलग होंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो टेंशन बने हैं ना, इनके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे फर्स्ट थिंग, ताकि हम इनकी बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख पाए। सो इन टेंशन के कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखें बच्चों। सबसे पहला कंपोनेंट इधर आएगा और अगला इधर आएगा। ज्योमेट्री को ध्यान से देखें, यहां पे थीटा बनेगा मैं समझता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों टी कॉस थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ना ये होगा टी साइन थीटा। उसी तरीके से इसके लिए इधर आएगा एक कंपोनेंट और दूसरा इधर आएगा। एंगल्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहां थीटा बनेगा अल्टरनेट के हिसाब से, है ना। ये हो जाएगा बेटा टी कॉस थीटा और इधर की तरफ आएगा टी साइन थीटा।
करेक्ट है? Yes, Yes, sir. अब आप इस सिस्टम को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब इस पर आने वाले सभी फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। तो जरा सोचें कि ये टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? F electrostatics. यस, तो टी साइन थीटा ये जो फैक्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को पूरी तरीके से बैलेंस करता है। तो हम इसे जरूरत पड़ने पे ऐसे लिख पाएंगे पूरा पूरा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन हो रहा होगा इसका, वो सेपरेशन का आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं सेपरेशन पर अलग से कोई बात नहीं करता हूं, हालांकि सेपरेशन एल की टर्मिनोलॉजी में निकाली जा सकती है, पर लेट्स कंटिन्यू कि आर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों और ध्यान देंगे तो मुझे बताएं कि ये जो टी कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहा है? mg. mg को, उसकी वेट को बैलेंस कर रहा है। अब हमारे पास ये एक काम की इक्वेशन है और ये दूसरी काम की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को ना बच्चों आप डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड देम। सो हम लेंगे रेशियो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय mg। आप सोचें जो टी फैक्टर है ये पूरी तरीके से कैंसल आउट हो गया। Yes, sir. यहां से टी कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा? Tan theta. tan थीटा। तो आपका फाइनल इक्वेशन मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया बेटा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg आर स्क्वायर। सही जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. सो यू गॉट दिस एज अ जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस फोर्स की वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह ये सब पुट अप कर लो और अकॉर्डिंगली आप थीटा को रेफर करो, कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज हमको निकालना है टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 2 को यूज करो। बताओ तो टेंशन की इक्वेशन क्या बनेगी? फिनिश, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, काम खत्म। गेटिंग इट? Yes, Yes. sir. अब इसमें लेटर ऑन और कुछ कैलकुलेशंस भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि ये r हमें पता नहीं है बट हम इसको l की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये यूं एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वर्टिकल लाइन बीच में चल रही है, ये l है और आपने बोला ये थीटा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये r/2 हो गया और इधर का भी r/2 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसमें ना आप साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाई l, यानी कि r हो जाएगा l साइन थीटा डिवाइडेड बाय r हो जाएगा l, नहीं 2l साइन थीटा, करेक्ट है ना? Yes, लेकिन sir. चेक करें, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो इफ नीडेड हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों मैं इसमें कुछ बेसिक कंडीशंस आपके सामने रखना चाहता हूं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। जैसे सबसे पहली बात, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछी गई है। जैसे सबसे पहली बात आपको मैं आपके सामने मैं ये रखता हूं कि अगर हम इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, ये वाला सेम एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट, ये हम एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, जैसे कि सैटेलाइट में ले जाएं या स्पेस में ले जाएं। ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये mg 0 हो जाएगा, mg 0 हो जाएगा, Yes, sir. ये g 0 हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 नहीं होगा, वो तो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? यस? Yes, sir. तो ऐसे mg अगर मैं 0 कर दूं, ये वाली इक्वेशन में सोचो, अगर मैथमेटिकली इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो बच्चों ये तो tan थीटा, इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा।
इस इक्वेशन के हिसाब से, है कि नहीं? क्योंकि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 0 हो गया आपका। Yes, sir. किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर तो इनफाइनाइट आता है। अब आप मुझे बताओ tan थीटा अगर इनफाइनाइट है तो उसका करस्पॉन्डिंग थीटा एंगल कितना होगा? tan कौन से एंगल पर इनफाइनाइट हो जाता है? नहीं पता आपको? 90 डिग्री पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं एकदम। 90 डिग्री पर tan की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये है ना कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला। अब ये 90 डिग्री बना का मतलब क्या है जानते हो? ये पूरा ऊपर चला गया ऐसे, ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई। ये 90 होगा, इसका मतलब ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाके, ये हम नीचे से मेजर कर रहे हैं ना सर, तो ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई। Yes, sir. तो टोटल जो एंगल बनेगा, इधर का भी 90 उधर का भी 90 ऐसे मिला के 180 हो जाएगा। मतलब ये कि ये जो स्फीयर्स हैं बीच में नहीं रुकेंगे, ये पूरा सीधे हो जाएंगे ऐसे और उठते गए। अब वेट ही नहीं है, किस चीज की वजह से रुकावट होगी, ये पूरा ऊपर उठ के ऐसा खड़े हो जाएंगे। समझे बात को? Yes, sir. तो ये कब होगा पता है? जब हम ऐसे इस पूरे सेटअप को ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 है। यूजुअली वी टेक 2 सच एग्जांपल्स, जैसे कि सैटेलाइट में ले जाना या स्पेस में ले जाना ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो फिर टेंशन डायरेक्टली यहाँ पे, टेंशन जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी सिस्टम पूरी ऐसे ऊपर उठ गई, ये भी पूरा ऊपर उठ गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा, ये ऐसा। तब उस वक्त ये जो सेपरेशन है यहां से लेके यहाँ L और यहां से लेके यहाँ L हो जाएगा, तो टोटल सेपरेशन हो जाएगा 2L। समझे? Yes, sir. ओके। सो इन सच सिचुएशन हम कह सकते हैं कि भाई टेंशन डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है। हम चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड बाय 4L²। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सपोज हमने यहां जो मासेस यूज किए हैं, जरा इसे पढ़ें आप। जो मासेस हमने यूज किए हैं, इफ द मास ऑफ द बॉब इज सेम एंड द चार्जेस आर डिफरेंट, अलग अलग चार्जेस लगाए हमने। हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखना चाहते हैं कि भाई हमने मासेस तो सेम ले लिए m और m, लेकिन चार्जेस मान लीजिए एक पर प्लस q लगा दिया, प्लस q, दूसरे पर प्लस 5q प्लस 10q, कम ज्यादा मैग्नीट्यूड में लगाया, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज सेम फॉर बोथ द स्ट्रिंग्स, क्योंकि चार्जेस जो फोर्स बना रहे हैं ना वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो तो दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है? तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैलकुलेशन इन इट्स बेसिक्स जैसा था वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. लेकिन अगर हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऐसी बनाई कि हम मास को अलग अलग कर देते हैं, मासेस को अलग अलग कर देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मासेस को अलग करते हैं, तो जब हम मासेस को अलग अलग करेंगे तो एंगल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मास अगर हेवी है तो उसको ऊपर उठाना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा मास अगर लाइट है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा ऊपर उठेगा, तो फिर एंगल बदल जाएंगे। अब जो मास हेवी होगा उसका एंगल छोटा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अरेंजमेंट अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि यहां स्ट्रिंग लगी है ऐसी और इसका मास छोटा है, और यहां स्ट्रिंग लगी है ऐसी और इसका मास बड़ा है। अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को हम चेक करेंगे तो इसका एंगल बड़ा बनेगा जबकि इसका एंगल छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो ये पूछी गई है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस। इस सिचुएशन में मैं फिलहाल इसको नाम दे देता हूं m2 और इसको नाम दे देता हूं m1। तो ये θ1 बनेगा, ये θ2 बनेगा। अब जैसे लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर दिया कि m1 जो है ये m2 से ज्यादा है, तो θ1 जो है ये θ2 से कम है। हाँ, लेकिन ये फर्क उस वक्त नहीं आएगा जब हम चार्जेस अलग अलग करेंगे, तो याद रखना। ठीक है? Yes, sir. चार्जेस अलग अलग रखेंगे तो ये फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट इस डायग्राम को मैं अगर और करेक्टली बनाऊं ना तो हमने लेंथ तो सेम ही रखनी है, तो ये और ज्यादा नीचे छोटा मास ऐसे दिखाएं। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. अब इसमें एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके डेरिवेशन की तरफ तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट आई मस्ट से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है।
डेरिवेशनल एस्पेक्ट में मैं नहीं पढ़ता हूं फिलहाल, हालांकि इसका डेरिवेशन अलग से कराया जा सकता है, बट एट द एंड इसका इंपॉर्टेंट जो लास्ट फॉर्मूला है वही इंपॉर्टेंट है। सो हम उसमें उतना ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप, अब इस सेटअप को हमने एक बार तो स्पेस में या किसी सैटेलाइट में शिफ्ट करा दिया था, लेकिन अगर हम इस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डुबा दें, वाटर या कोई ऑयल या पैराफिन या कोई भी दूसरा लिक्विड, ठीक है, कोई केमिकल, हाँ लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट डैमेज नहीं होनी चाहिए लिक्विड में डुबाने के बाद। तो अगर हम इस पूरे के पूरे सेटअप को लिक्विड में डुबा दें कुछ इस तरीके से कि जो लिक्विड हमारे पास है उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ध्यान करें इस बात पे, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया हमने उसकी डेंसिटी सिग्मा है, मतलब ये जो स्फीयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी डेंसिटी सिग्मा, और जो लिक्विड यहां पे हम लगाएंगे उसकी डेंसिटी कैसी, रो। आ रही बात समझ में? और ऐसा करने के बाद भी अगर एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, लिक्विड में डुबाया हमने, द डेंसिटीज आर रो एंड सिग्मा, और ऐसा करने के बाद भी एंगल चेंज नहीं हुआ, तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। बट शर्त यह है कि एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस रिमेन सेम। डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस रिमेन सेम का मतलब ये कि ये मासेस जैसे थे वैसे ही रहे, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ तो एंगल नहीं चेंज होगा। फिर तुम इस पे चार्जेस अलग अलग लगाओ या इन पे चार्जेस मासेस अलग अलग रखो इनके, या जो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में चेंज नहीं होना चाहिए लिक्विड में सबमर्ज करने के बाद। तो उस सिचुएशन में हम उस लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद है आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कूलम्स लॉ पढ़ाते वक्त डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया था, Yes, sir. हाँ, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। लेट मी रिमाइंड यू, सिग्मा जो है ये जो हम स्फीयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है, और रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है जिसमें हमने इसको सबमर्ज किया। अब इसको फौरन सॉर्ट आउट करने के लिए ना मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से आपके दिमाग में ये बात चली जाएगी कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका डेरिवेशन मैं नहीं बना रहा हूँ इंटेंशनली, क्योंकि डेरिवेशन उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा फॉर दी नीट एंड सीटी एग्जामिनेशन। दी मेन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम डेरिवेशन बनाना ही चाहते हैं तो फिर हमको बायोन्स फोर्स और ये सब बाकी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो अभी इस स्टेज पर आप इतने जल्दी इसको समझ नहीं पाएंगे। सो आई विल बी जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला। Now, two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. Each string makes an angle theta with the vertical. When suspended in the liquid of density, लिक्विड की डेंसिटी को यहां उल्टा कर दिया यार इसने, लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा बोला है, ठीक है, तो मैं जरा इसको करेक्ट कर देता हूं। हम लोग लिक्विड की डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, रो, 0.8 ग्राम पर सीसी, एंड द एंगल रिमेन सेम। दिस कंडीशन मेक्स अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम by simply using one formula, by simply using one step, in one step. What is the dielectric constant if the density of the material of the sphere, हम लोग material of the sphere की density को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आए k का कैलकुलेशन करें, बताएं अब क्या आंसर आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। सिग्मा है अपना 1.6, फिर नीचे 1.6 माइनस 0.8, 1.6 divided by 0.8, आंसर आया 2। That's it, done, finish। बात क्लियर हुई? Yes, sir. Let's take one more। अब ये कह रहा है solve the above problem if theta is equal to 30। अगर थीटा 30 है तो सेम प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करो, इसका आंसर सेम ही रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एंगल का कोई लेना देना ही नहीं है। क्या फॉर्मूले में एंगल आया? नो No. नहीं, जितना एंगल था पहले, अब पहले अगर 30 रहा होगा तो 30 से सॉल्व करो, अगर पहले से 50 था तो 50 से सॉल्व करो, पहले 60 था तो 60 से सॉल्व करो। एंगल तो चेंज हो नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा। तो बस ये जो इसका एडिशनल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया ना, वो बस इस बात को समझाने के लिए बनाया कि एंगल कुछ भी रहने दो,
30 एंगल से हमारा आंसर नहीं चेंज होगा। गेटिंग इट? अगर इसका Yes. अगला बता देता हूं, सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 60, तो क्या कुछ और आंसर आएगा क्या? No, sir. नहीं, सेम आएगा। आइए एक और ऐसा ही करते हैं। Two identical charge spheres suspended by a string of equal length and the string makes a certain angle with each other. When suspended in liquid of density this, the angle between the threads remains same. ये कंडीशन के साथ ही प्रॉब्लम हम पूछता है अक्सर। हाँ, ये बात और है कि जेई एडवांस में आप चले जाएं तो फिर उसका और बहुत ज्यादा डाइसेक्शन किया जाएगा, उसका एंगल भी अलग करेगा, मासेस भी अलग करेगा, चार्जेस भी अलग करेगा, बहुत कुछ। अब वो कितना भी अलग कुछ करे या कुछ भी, उसकी जो बेसिक थीम ऑफ सॉल्यूशन है ना बेटा, वो ऐसी ही है। हाँ, इतना होगा कि अगर अलग अलग मासेस हैं, अलग अलग टेंशन आएंगे, अलग अलग एंगल्स बनेंगे, अलग अलग चार्जेस भी उसमें लगा लो, तो फोर्स का कैलकुलेशन थोड़ा Q1 Q2 के हिसाब से हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली। लेकिन जो थीम ऑफ कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगी। हाँ, चले यहां आते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1600, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? आई थिंक अब ये जल्दी से सॉल्व होना चाहिए। बताएं फॉर्मूला। Sigma divided by sigma minus rho. दैट्स इट। फिलहाल के प्रॉब्लम में सिग्मा है 1600, ठीक है। फिर एक बार 1600 माइनस रो है 400। लिक्विड की डेंसिटी रो, सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा। 1600 डिवाइडेड बाय 1200, 4/3, 1.3। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, सो इस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ आंसर आ गया, ये ऑप्शन ए। सो ऐसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके मैंने आपके सामने 2-3 बातें रखी हैं। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग लेवल पर पूछा गया है एग्जामिनेशन में, जैसे कि चार्जेस सेम होने पर क्या होगा, डिफरेंट होने पर क्या होगा, मासेस को डिफरेंट करने पर क्या होगा, कौन सा एंगल बड़ा या छोटा आ सकता है, यहाँ पे हमने उसकी बात की। और अगर पूरे सेटअप को हमने लिक्विड में सबमर्ज किया तो उसका क्या हो सकता है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको थोड़ा दिमाग चलाना है, अच्छे तरीके से करें। मैं चाहता हूं 10 सेकंड पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, इत्मीनान से पढ़ें। लगे तो मैं इसकी थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, रीड करें और जो जो सॉल्यूशन आपको बताया था उस हिसाब से जरा सोचें इस पे। तो आपने रीड किया इसको, एक अंदाजा आ गया होगा आपको। पॉइंट Yes. ऑफ सस्पेंशन हमने चेंज किया, देख रहे हो? Yes, sir. लेंथ वेंथ वो सब सेम रखी हमने, खाली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज किया। तो मैं एक एक करके ये आपके सामने पहले पुटअप करता हूं, 1 by 1। देखें, ये पहली वाली कंडीशन है बेटा आपकी, फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें ना जो भी चार्जेस लगे होंगे, आइडेंटिकल चार्जेस लगाए हैं शायद, इक्वल चार्जेस चले, तो देखें क्या फोर्स यूं बनेगा, Yes, sir. फिर उसके बाद ये mg बन जाएगा, Yes, sir. है ना। कैलकुलेशन का थीम वही है बेटा, ये फोर्स हो गया, उसके बाद यहाँ ऊपर क्या ये टेंशन आ गया, Yes, sir. यहां हो सकता है कि ये थीटा कहलाए, फिर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने लग जाएंगे, ये थीटा, तो उस हिसाब से आपने जो कंपोनेंट्स बनाए वो कंपोनेंट्स होंगे इधर तरफ, टी कॉस थीटा इस तरफ, टी साइन थीटा, यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा मामला, ये टी, ये थीटा, ये टी कॉस थीटा, और ये यूं आप क्लेम कर लें टी साइन थीटा। अब बहुत जल्दी से आप देखो कि टी साइन थीटा ये क्या है, एफ है, Yes, sir. जबकि टी कॉस थीटा ये mg है। अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg हो जाएगा? Yes, sir. सो सिंपल। आई गेस यू आर गेटिंग इट राइट। Yes, sir. Now, Yes. if we try to solve the same situation, but with the different point of suspension, point of suspension थोड़ा सा बदल दिया आपने।
अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r नहीं बोलता हूं, इसको x बोलता हूं, x बोलते हैं इसको, r नहीं बोलते। बात समझ आ रही है बेटा? अब हो सकता है कि यहां पे कोई अलग एंगल बन जाए फाई, एंगल तो सेम थोड़ी बनेगा, एंगल विल बी डिफरेंट, है ना? Yes, sir. अब सोचो बेटा, इस सिचुएशन को भी तो आप ऐसे ही हैंडल करोगे। इस तरफ कोई नया फोर्स आ जाएगा, लेट्स से एफ डैश, नया फोर्स एफ डैश, नया फोर्स इसलिए आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बदल रहा है ना नीचे का। Yes, sir. यहाँ नीचे की तरफ क्या कौन कौन होगा? mg। MG. इधर भी वही mg होगा, ये टेंशन यूं आ जाएगा, ये वाला टेंशन यूं आ जाएगा, इसके भी फिर आप कंपोनेंट बनाओगे इधर और इधर, लेकिन इस बार एंगल लगाओगे फाई, तो ये बन जाएगा t cos फाई, दिस विल बी t sin फाई, here this will be phi, this will be t cos phi and this will be t sin phi। तो आप बाई कैलकुलेशन क्या लिखोगे? t sin phi is equal to, आप लिखोगे बेटा m डैश, t cos phi आप लिखोगे mg, तो आप मेंशन करोगे tan of phi is equal to f डैश डिवाइडेड बाय mg। सही हुआ यहां तक पूरा? Yes, Yes, sir. अब एक छोटा सा काम करो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इसका और इसका रेशियो ले लो, तो हम क्या लिख पाएंगे? tan of phi divided by tan of theta equal, if I'm not wrong, f dash divided by mg divided by f divided by mg, करेक्ट है? Yes, sir. mg फैक्टर कैंसिल हो गया। Yes, अब sir. डायग्राम में देख के बताओ कि ये tan phi क्या होगा। इधर देखो या इधर देखो, चलो ये ऊपर की तरफ देखो बेटा, इधर यहां आपने एंगल बनाया था फाई, ये डिस्टेंस आपका है y बाई 2 और ये डिस्टेंस अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो x बाई 2 है, सोचो तो, क्योंकि आपने टोटल को x बोला है बेटा, Yes, sir. तो उसका आधा करेंगे तो उसका x बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाले ट्राइंगल में ना आप tan phi बताओ तो कितना है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, tan का रेशियो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या होगा? x बाई 2 बाई y बाई 2, डरो मत, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं। Yes, yes, sir. sir. हाँ, अब यहाँ tan ऑफ थीटा बताओ, यहाँ बता सकते हो क्योंकि तुमने ये वाले एंगल को थीटा बोला, ये पूरी साइड तो आप चेक कर रहे हो y है, ये आधी साइड कितनी है? r बाई 2। Yes, sir. तो बताओ tan थीटा क्या होगा? r बाई 2 डिवाइडेड बाय Y. अब दूसरी तरफ हमारे पास ले देकर बच गया f डैश डिवाइडेड बाय f, तो बहुत सारे कैंसिलेशन होंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 इसके साथ आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y और ये y भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जो है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई r इक्वल f डैश बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनका सेपरेशन है बच्चों x का स्क्वायर, जबकि f बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का स्क्वायर और इनका सेपरेशन था r, तो r का स्क्वायर। समझ पाए बेटा? Yes, sir. अब क्या होगा, ये कैंसल, ये क्यू स्क्वायर, ये भी कैंसल, ठीक हो गई बात? Yes, sir. तो ये हो गया बेटा 2x डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और x स्क्वायर नीचे आएगा। This will be a denominator shifted into the numerator. Numerator's denominator will be coming into the denominator. Yes, sir. Rearrange it. 2x cube is equal to r cube. Yes, sir. X cube is equal to r cube divided by 2. Henceforth, the final answer x is equal to r divided by 2 का क्यूब रूट, सही है? Yes, sir. अब ये हिसाब से ऑप्शन क्या है? ए है। Yes, sir. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। इसमें काफी सारी ज्योमेट्री लग रही है, देखो वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
Yes, sir. कर पा रहे हैं ना? Yes, sir. ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैं लूंगा, अभी उतना पूरा हमारा कंसेप्ट्स कवर नहीं हुआ है फिजिक्स का, बट कुछ बातें एडिशनली आपको मैं बता के यहाँ पे इन चीजों को लेता हूं। बड़े ध्यान से सुने और जहन में रखें, क्योंकि बाकी के जब चैप्टर्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे तो ये बिल्कुल रिलेटेड नजर आएंगे आपको यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। Now we have a particle of mass m and charge q is located midway between the two fixed charges, charged particle each having a charge q and a distance 2l. Okay, apart. Prove that the motion of the particle will be SHM. अब ये SHM आपके लिए बच्चों नया है फिलहाल। अब जिन स्टूडेंट्स का पहले से पता है उनको तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ऑफ फोर्सेस आपने ध्यान में लगानी है। If it is displaced slightly along the line connecting them and then released, तो ये कह रहा है टाइम पीरियड भी निकालो और बताओ कि वो SHM है। आइए देखते हैं। पहले तो मैं इसकी पूरी सिचुएशन आपको बता देता हूं कि ये कैसे रखा गया है, क्या इसके हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं इसके। तो ये दो चार्जेस हैं Q और Q। इनका जो सेपरेशन हमें बताया गया है ये 2l बताया गया है। तो बिल्कुल मिडिल से अगर हम चेक करेंगे तो वी हैव अ सेपरेशन ऑफ l ऑन दिस साइड एंड l ऑन द अदर साइड। ओके, इनके बीच में एक दूसरा चार्ज रखा गया है और उसका मैग्नीट्यूड भी एज पर क्वेश्चन Q है, मास m है, ख्याल रहे मास m है। तो बच्चों फिलहाल इस पोजीशन में ना ये इक्विलिब्रियम में है। हम जानते हैं कैसे, ये जो Q चार्ज है इस पर रिपल्सिव फोर्स राइट की तरफ लगाएगा और ये वाला जो लेफ्ट वाला Q चार्ज है इस पर रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, इसलिए फोर्स भी सेम। देयरफॉर दोस टू फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर एंड इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इक्विलिब्रियम में भी दो तीन टाइप होते हैं, हम जानते हैं ना, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल एंड ऑल दैट। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, इस चार्ज को हल्का सा इधर शिफ्ट किया, इधर हल्का सा हमने इसको शिफ्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम इसको शिफ्ट करते हैं ना तो एक चार्ज से उसका डिस्टेंस हो जाता है l माइनस एक्स, जबकि दूसरे चार्ज से उसका डिस्टेंस हो जाएगा L plus X. l प्लस एक्स। अब जरा फोर्सेस की तहकीक करो, फोर्सेस कैसे कैसे आ रहे हैं। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो चार्ज है, क्या इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा? Yes, sir. और दूसरे वाला जो चार्ज है क्या इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा? Yes, sir. इसको मैं फिलहाल चार्ज नंबर 1 बोल देता हूं, इसको चार्ज नंबर 2 बोल देता हूं। तो उस हिसाब से ये फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज हो जाएगा और ये ब्लैक से मैंने जो दिखाया ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। गेटिंग इट? Yes. Yes. अब कौन सा फोर्स बढ़ा, 1 वाला या 2 वाला? 2. 2। क्यों, रीजन है आपके पास? Distance is less. 2 का डिस्टेंस लेस है। हाँ, वेरी गुड। नहीं, मैंने गलत बता लिया शायद। ये जो इस चार्ज को मैंने 2 लिखा ना, तो ये रिपल्सिव फोर्स है, सॉरी, ये रिपल्सिव फोर्स है। तो ये होना चाहिए फोर्स नंबर 2 और ये इधर से रिपल्सिव फोर्स है तो ये होना चाहिए फोर्स नंबर 1। मैंने लेबलिंग गलत कर दी और आपने बिल्कुल सही कहा, 2 वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये ज्यादा बड़ी इसीलिए बताई थी मैंने। तो इसका मतलब जब हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इधर लेके आते हैं तो फोर्सेस ऐसे रीअरेंज हो रहे हैं कि दोबारा वो इस चार्ज को सेंटर की तरफ ढकेल रहे हैं। Yes, sir. मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल? Stable. शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, याद रखा आपने इस बात को। अब ये जब इसको इधर ढकेलेंगे ना तो जरा जोर जोर से ही ढकेलेंगे, तो ये इधर जाते 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 हल्का सा इधर भी जाएगा। किसी भी चीज को हम ऐसे मोशन देके ढकेलते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन से थोड़ा और आगे चला जाता है ना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने ऐसे नीचे खींचा, अब छोड़ दिया, तो क्या ऐसा होता है कि स्प्रिंग एग्जैक्टली अपने मीन पोजीशन पे जाती है? नहीं, Yes. थोड़ा सा ऊपर जाती है ना। Yes, sir. देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के नीचे खींचा, अब छोड़ा उसको, तो क्या वो मीन पे जाके रुकती है क्या? No, sir. थोड़ा ऊपर जाती है ना, फिर ऊपर जाके और नीचे आती है, मतलब यूं यूं करना चालू करती है ऐसे।
ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। Yes, sir. तो ये चार्ज भी जब यहां से रिलीज किया जाएगा ना, तो ये हल्का सा उधर जाएगा। जैसे ये उधर जाता है तो सेम सिचुएशन जो यहां इसके पास क्रिएट हुई है, इस साइड भी क्रिएट होगी, और ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और फिर इधर मूव करेगा। फिर ऐसा 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 हल्का 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 इसका ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. इसी ऑसिलेशन को हम कह सकते हैं एसएचएम, अगर ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है तो। अब वो क्या है, उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, खाली मैथमेटिकल कंडीशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसकी। तो यही ऑसिलेशन जो है ना, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूं यूं ऑसिलेट करना, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सर्टेन कंडीशंस। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दोस कंडीशंस राइट नाउ। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है वो निकालते हैं। बच्चों अगर मैं इस पे नेट फोर्स निकालूंगा ना, तो आप ध्यान से देखो, मुझे करना पड़ेगा F2 माइनस F1, बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं इस तरफ। Yes, sir. चलो F2 का वैल्यू बताओ फटाफट, तेजी से काम करो जरा। 1 बताइए। upon 4 pi 4 पाई epsilon एप्सिलॉन naught नॉट, शाबाश, दोनों चार्जेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F2 के लिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है L minus x square. माइनस, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का स्क्वायर, और ये हो गया L प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। Yes, sir. हाँ, चले इन सबको कॉमन ले लें, जो जो कॉमन निकलता है कॉमन ले लें। सो बच्चों ये हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भी कॉमन लिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है 1 L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 L प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, घबराए नहीं है। सो दिस विल बिकम क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चलेगा L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ L प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. चलिए ब्रैकेट ओपन करें, तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन किया, L स्क्वायर प्लस 2LX प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एक्स का स्क्वायर। आप समझ पाए? खास Yes, करके sir. प्लस माइनस का एडजस्टमेंट, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो पॉजिटिव टर्म था ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव से माइनस हो जाएगा, और जो नेगेटिव टर्म था वो प्लस हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, मैं अब आपके ऊपर थोड़ा सा सोचने के लिए छोड़ देता हूं कि इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या होगा। L square minus x square. शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। इट्स जस्ट लाइक a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। यस, Yes, sir. so that will become L square minus x square in multiplication if you go for, right है? Yes, sir. अब न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स चेक करें। सॉरी, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं इनको रीएडजस्ट करें। एक सेकंड रुको। ओके, तो यहाँ पर हमको जो पावर एडजस्टमेंट करना है वो ऐसा हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये टर्म। ठीक है, दिस Yes. टर्म। अब न्यूमरेटर की तरफ ध्यान दें, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि आप न्यूमरेटर की तरफ देखें। तो न्यूमरेटर में जब आप देखते हो तो ये पॉजिटिव L स्क्वायर, ये नेगेटिव L स्क्वायर कट गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाता है। तो एफ नेट यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है चार्ज के ऊपर, वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, सॉरी 2LX प्लस 2LX यानी कि 4LX डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी यहाँ पे करना है क्यू स्क्वायर। ये इतना नेट फोर्स यहाँ पे डेवलप हो गया। अब बच्चों ये जो नेट फोर्स है ना, ये कर क्या रहा है? तो आंसर सिंपल है, ये इस चार्ज को दोबारा अपने मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। ठीक है ना? Yes, sir. तो इस फोर्स को हम कभी कभी
रीस्टोरिंग फोर्स भी कॉल करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें एसएचएम इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम इसे रीस्टोरिंग फोर्स कॉल करते हैं बिकॉज इट इज जस्ट पुलिंग इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है उसके अगेंस्ट वो उसको खींच के वापस ला रहा है, इसलिए यहाँ पे कभी कभी हम माइनस भी लगाते हैं। तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया। इसने बोला भाई शो दैट कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो तो समझ में आ गया आपको। अब हमको थोड़ा टाइम पीरियड पे बात करना है। तो जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो उस पर आने वाला जो नेट फोर्स है, उस बॉडी पर आने वाला नेट फोर्स, या इन जनरल भी मान ले, ऐसे हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स की जो इक्वेशन बनी है उस हिसाब से अगर मैं यहां एक्सेलरेशन लिखूं, ये वाला नेट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 टाइम्स ऑफ एल एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक, ये Yes, sir. इंटू एम, मैं भूल रहा हूं, इंटू एम मास, ये मास डिनोमिनेटर में जाएगा। नाउ आई वाज ऑन अ पॉइंट कि जब भी कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो उसका एक्सेलरेशन हम एक खास इक्वेशन से बताते हैं, खास कंडीशन से बताते हैं, और वो कंडीशन है एक्सेलरेशन की इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऑफ कोर्स यहां माइनस भी आता है, लेकिन वो माइनस सिर्फ इस बात को बताने के लिए आता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है और पार्टिकल मीन की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस फोर्स में भी हम माइनस लगा सकते हैं क्योंकि ये फोर्स वैसे भी इसको मीन की तरफ खींच रहा है, तो इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं फिलहाल। तो ऑन दैट बेसिस इक्वेशन लिखी गई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 LX डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये एक्स फैक्टर इधर से, ये एक्स फैक्टर इधर से कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट कराया है ये बहुत छोटा सा कराया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया है। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रीड करने की बजाय हम इसको सिर्फ एल स्क्वायर रीड करेंगे। तो जरा सोचें ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों। बिल्कुल हम लास्ट स्टेप पर हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L डिवाइडेड बाय L रेज टू 4, क्या कहते हो? Yes, sir. m L रेज टू 4, क्योंकि L स्क्वायर और ये ब्रैकेट का स्क्वायर मिलके L रेज टू 4 हो गया। अब क्या हम इसे कैंसिल आउट कर दें, ये L और ये इसकी थर्ड पावर, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है अब लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 डिवाइडेड बाय ml रेज टू 3। ठीक है, Yes, sir. therefore this omega will now be written as q square divided by 4 pi epsilon naught 4 divided by ml raised to 3. Now this omega as per formula it is 2 pi by t. ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा बच्चों क्योंकि अभी आपका वो पार्ट कवर नहीं हुआ है। So q square divided by 4 pi epsilon naught 4 divided by ml raised to 3. अब यहां से हम t के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करके टाइम पीरियड का आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिलहाल इस स्टेज पर आपके लिए बल्कि है, लेंदी है, तो ठीक है, इसको बस ऐसे ही पढ़ के रखें। बस इतना समझें कि यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी और ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम परफॉर्म कर सकता है, ऑसिलेशन कर सकता है। बस इतना भी इस पॉइंट पर समझें तो बस है। बाकी इस न्यूमेरिकल को दोबारा हम किसी स्टेज पर रिवाइज करेंगे जब हम एसएचएम की कंडीशंस को पढ़ेंगे। ओके, Yes, Yes, sir. sir. इतना काफी है, फिर यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।